आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ है मुबशिर ज़ैदी। दिल्ली में क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं। इस्लामाबाद में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है इसका भी हमें बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है कोई इत्तला नहीं है। जो छन छन के कोई सहाफ़ी बेचारा या कोई कमेंटेटर अपने तौर पे राब्ता करने में कामयाब हो जाता है तो अपने इर्द गिर्द के माहौल की तस्वीर कशी करता है, लेकिन ओवरऑल तस्वीर कश्मीर की इस वक्त क्या है, वहाँ लाखों लोग बसते हैं, कोई नहीं जानता सिवाय इंडियन आर्मी के और इंडियन ब्यूरोक्रेसी की जो सिलेक्टेड टीम है उसके। कश्मीर में इस वक्त फ़ोन कटे हुए हैं, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, तालीमी इदारे और दफातर बंद हैं, खारदार तारे हैं, सड़कों पे पुलिस है, फ़ौज है, लोग घरों में महसूर हैं मगर उन्हें केबल नेटवर्क भी नसीब नहीं है। कर्फ्यू है। जो जम्मू कश्मीर की रियासत है उसके 16 अज़ला इस वक्त कर्फ्यू की जद में हैं और 6 अज़ला वो कर्फ्यू जैसी सूरत हाल से दो चार हैं। लद्दाख का इलाका करगिल, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ भी आज हड़ताल और पहिया जाम की कैफियत रही लद्दाख को रियासत जम्मू कश्मीर से अलग करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़। वादी के अंदर हज़ारों मज़दूर जो भारत के दीगर सूबों से आए हुए हैं और मुसाफिर बस अड्डों में या रास्तों पे फंसे हुए हैं। इक्का दुक्का बसें और वैगनें चल रही हैं, लेकिन उनसे भी हर एक आधे मील के बाद चेक पोस्ट पे तफसीली पूछगछ होती है और एम्बुलेंसें भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। ज़राए अबलाग पे ज़ाहिर है कि सबसे पहले नज़ला गिरता है तो उन पे भी कर्फ्यू है। कुछ फ़ोटोग्राफ़रों ने जो सड़क पे निकल के सिचुएशन की तस्वीर कशी करने की कोशिश की, लेकिन जब फ़ौजियों की नज़र पड़ी तो अक्सर को ना सिर्फ पीटा गया बल्कि उनके कैमरे छीन के तस्वीर डिलीट कर दी गई, और अगर वो मोबाइल से तस्वीरें बना रहे थे तो मोबाइल को ज़मीन पे दे मारा गया, विच इज़ यूजुअल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। कल राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की मंजूरी दे दी थी जो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया था। आज लोकसभा ने भी इसकी 367 वोटों से मंजूरी दी, मुखालफत में सिर्फ 67 वोट आए। कांग्रेस के साबिक सरबराह राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो फैसला हुआ है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के नाम पे आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का, ये फ़ैसला एग्जेक्टिव इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है जिसके कौमी सलामती पे गहरे असरात पड़ेंगे। जम्मू और कश्मीर को यकतरफ़ा तौर पे टुकड़े टुकड़े कर देने, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को कैद करने और आइन पामाल करने से कौमी इत्तेहाद हरगिज़ मजबूत नहीं होगा। ये मुल्क इंसानों पर मुश्तमिल है, सिर्फ ज़मीन का नाम भारत नहीं है। ये राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के उसके बाद जो किया है मीडिया ने, कायदा इंडियन मीडिया ने चलाया कि राहुल गांधी बैक्स पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब आप हिंद नवाज कश्मीरी लीडर्स को भी पाबंद सलासिल कर देंगे तो ज़ाहिर है जो वैक्यूम होगा अच्छा वो दहशतगर्दी भरेंगे। अच्छा, कांग्रेस के एक और रहनुमा जो ज़ाती तौर पे मुझे जो डिबेट का उनका स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है, शशि थरूर। उन्होंने भी आज लोकसभा में बड़ी मुतल्लिक़ किस्म की तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी कश्मीर से मुताल्लिक़ आइनी शिकों का ख़ात्मा और उनमें हेरा फेरी दरअसल आइन, मुश्तरका भारत के तसव्वुर, विफाक की रूह, जमहूरी तर्ज़ अमल और जम्मू कश्मीर के शहरियों की इनफरादी आज़ादी पे डाका है। जिस तरह मोदी हुकूमत ने पिछले दौर में डीमोनेटाइजेशन के नाम पे मईशत पे शब खून मारा था, नोटबंदी, नोट कैंसिल कर दिए थे, उसी तरह आर्टिकल 370 के साथ हाथ करके जमहूरियत की रूह पे हमला किया गया है। जमहूरियत पे यकीन रखने वाली क़यादत को नज़रबंद करके गैर जमहूरी क़ुव्वतों की राह हमवार कर दी गई है, यानी नॉन स्टेट एक्टर्स। इस इक़दाम के बाद से भारत नवाज जमातें बेमसरफ़ यानी इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं और अब इंतहा पसंदी से लड़ने वाला कोई नहीं है। कुछ आर्टिकल अब भी
एक छोटा सा रोशनदान खुला हुआ है जिसमें इंडिपेंडेंट राय जो है वो हमें झांकती हुई मिलती है। मसलन हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, मुझे वन लाइनर आपको पता है बचपन से ही पसंद है, तो उसका वन लाइनर है ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं ओपन हार्ट सर्जरी है, इसका मतलब है कि खून और बहेगा, है ना। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है, उसकी लाइन है कि भारतीय जमहूरियत की कहानी धोखे के कलम से खून की रोशनाई में डुबो के लिखी जा रही है। अच्छा, अखबार दी हिंदू, उसमें एक आर्टिकल का टाइटल है कि ये तो होना ही था मगर ट्रंप के सालिसी वाले बयान ने मसाला और तेज़ कर दिया। अच्छा, दी स्क्रॉल एक ऑनलाइन है वेबसाइट, उसका एक आर्टिकल कह रहा है कि किसी बहस और किसी इख्तलाफ की इजाज़त नहीं दी गई और आइन 1 घंटे में बदल दिया गया। जावेद नकवी साहब हमारे जो डॉन में लिखते हैं, आज मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि जो महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने 1927 में ये जो शहरियत का कानून पास किया था कि जी कोई नॉन कश्मीरी ना प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, ना जॉब हासिल कर सकता है, ना कोई मराहत, तो बेसिकली ये जो कश्मीरी पंडित थे उनके मुतालबे पे ये कानून मंजूर किया गया था, इसलिए कि वो बालादस्त थे, वो रियासत की ब्यूरोक्रेसी में भी थी, इकोनॉमी पे भी थी। मुसलमान तो जैसे आज है वैसे ही कल उस वक्त भी थे, लेकिन इससे ज़ाहिर है मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुंचा। आज वही पंडित इस आर्टिकल 35A के ख़ात्मे पे जश्न मना रहे हैं। व्हाट अ पिटी। अच्छा, जावेद नकवी के आर्टिकल में ये भी है कि मरने से 1 बरस पहले वज़ीर आज़म पंडित नेहरू ने एक अमरीकी सहाफ़ी हैं आर्नल्ड मैखलेस, उनसे कहा कि मजहबी बुनियादों पे कश्मीर की मज़ीद तकसीम नहीं होनी चाहिए, इसके सबब भारत के दीगर इलाक़ों में रहने वाले मुसलमानों के हौसले पस्त होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की बजाय भारत में रहने को तरजीह दी। ये बात नेहरू जी ने 1963 में कही थी। लेकिन जाहिर है बीजेपी हुकूमत के लिए तो नेहरू खानदान भी वैसे अच्छा ही है। ये तो थे आज जो इंडिया में हुआ। अब आप आ जाएं पाकिस्तान। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में बताएं क्या क्या हुआ। पाकिस्तान में मुझे जो लगा, एक तो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं आऊँगा उसके ऊपर जो जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास हुआ है मुश्तरका, वो तो बहुत सुबह से चल ही रहा है। तो उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिससे क्लैरिटी मिलती है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो एलामिया है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने कभी भी जो है ऐसे जाली भारतीय इक़दामात जिससे जो है मकबूजा कश्मीर को कानूनी हैसियत देने की कोशिश की गई हो, आर्टिकल 370 और 35A, तो वो जो है कभी नहीं माना, मगर इंडिया ने अब उसको खुद ही ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि मिलिट्री जो लीडरशिप है वो गवर्नमेंट ने जो रिजेक्ट किया है इंडियन एक्शंस को, उसको सपोर्ट करती है और साथ ही तैयार है, और जो ऑब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारियां हैं कश्मीरियों के बारे में, उसको किसी भी हद तक फुलफ़िल किया जाएगा, विच इज़ वेरी क्लियर। दूसरा, अगेन बिफोर वी गो टू मुश्तरका इजलास, एक कमेटी खान साहब ने बनाई है 7 रुकनी, जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो बनाएगी। एक यूनिट उसमें वज़ीर ख़ारजा है, सेक्रेटरी ख़ारजा है, अटर्नी जनरल है, वज़ीर आज़म के मुशीर अहमर बिलाल सूफ़ी जो इंटरनेशनल लॉ, बैनुल-अक़वामी लॉ के ऊपर भी वो करते हैं। साथ ही 3 मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, DGISI हैं, DGMO है मिलिट्री ऑपरेशंस, और DGISPR है। अच्छा होता कि अगर इस कमेटी में DGISI और DGMO, ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से उनका होना भी ज़रूरी है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर भी बिठा दिए जाते, और हिज़्ब इख्तलाफ की तरफ से भी कोई एक नुमाइंदा अगर हो जाता तो मज़ीद कौमी इसकी हैसियत हो जाती। एक यूनिफाइड, देखें क्योंकि नोटिफिकेशन कह रहा है कि पाकिस्तान का कानूनी, सिफारती और सियासी मौक़िफ़ जो है ये कमेटी बनाएगी, तो बेहतर है कि इसमें जितने ज़्यादा लीडिंग पॉलिटिशियंस आ जाते, तो लीडिंग पॉलिटिशियंस ना आते। मैं ये कह रहा हूँ
कि एक नुमाइंदा एक्सपर्ट, बल्कि सियासी रहनुमा नहीं, एक्सपर्ट अपोजिशन भी अगर कोई सजेस्ट कर देती, और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो होना चाहिए, इसलिए कि डिफेंस मिनिस्टर जैसा भी सही लेकिन एक फेस होता है। लेकिन मुझे लगता है ना हुकूमत ये चाह रही है और ना अपोजिशन ये चाह रही है। नहीं, वो चाहने ना चाहने का बात नहीं, इस वक्त मसला कौमी है। ये हुकूमत या अपोजिशन का मसला नहीं है, इसीलिए ऐसा फेस आप बनाएं कि लगे कि हम एक ही हैं, आपस में बड़े लगना भी चाहिए। बिल्कुल, तो उसके लिए ये कमेटी थोड़ी सी और बड़ी कर देते तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मुश्तरका जो इजलास हुआ है पार्लियामान का, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और आज सुबह जब पार्लियामान का मुश्तरका इजलास शुरू हुआ, जिसके बारे में यही कहा गया कि सिर्फ स्पेसिफिकली आर्टिकल 370 की रेवोकेशन जो है भारत की जानिब से, उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो जब एजेंडा आया जो रात को ही आ गया था, उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं था, और ये कहा गया जो भारत मजालिम कर रहा है कश्मीर में, और ये है और वो है, और उसके साथ ही जो हालिया जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर बात होगी। मेरा ख्याल है ये ठीक है, वो इसलिए ठीक है कि आर्टिकल 370 के हिसाब से पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी पेचीदा और इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि अगर आप आर्टिकल 370 तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो उसके तहत जो अरेंजमेंट है, आईनी भारतीय आईनी अरेंजमेंट, वो तस्लीम कर लिया है। अच्छा, अगर वो तस्लीम कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपका जो ये मौक़िफ़ है कि ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल होना चाहिए, वो डेड हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर आप आर्टिकल 370 का जो रेवोकेशन है वो तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप जाते हैं फ़र्ज़ करें मॉस्को या किसी भी दारुल हुकूमत में, और आप कहते हैं देखें जी ये क्या हो रहा है, तो वो कहेंगे कि भाई आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो स्टेटस था जो कैंसिल हो गया है ये रिवाइव हो जाए क्या? अब वहाँ आप क्या जवाब देंगे? तो आप जो हैं वो फंसे में हैं। आपका जो ओरिजिनल मौक़िफ़ है वो यूएन करारदादें हैं जिनको इस वक्त कोई घास नहीं डाल रहा है, लेकिन वो आपसे कहेंगे कि आर्टिकल 370 आप होंगे चुप। तो अब फिर वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई फिर आप शोर क्यों मचा रहे हैं, किस बुनियाद पे शोर मचा रहे हैं, मतलब इंडिया अब क्या करे? नहीं, क्या 370 को बहाल कर दे, पुरानी पोजीशन बहाल कर दे, या क्या करे? नहीं, तो ये पाकिस्तान के साथ ये मुश्किल है। लेकिन आज देखें कोर कमांडर मीटिंग में यही बात जो उनका एलामिया आया वो स्पेसिफिकली यही कह रहा है ना कि पाकिस्तान ने कभी भी रिकग्नाइज नहीं किया आर्टिकल 370A को और ना ही 35A को, और जो ये शैम स्टेप्स लिए गए थे। नहीं, रिकग्नाइज तो नहीं किया। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे हमने कल भी बात की थी कि हमें एक तवील शायद कानूनी जंग और सिफारती जंग लड़नी है, तो वो इस बेस पे नहीं लड़नी कि आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म किया गया। इस बेस पर लड़नी है कि कश्मीरियों को जो कुछ भारत ने अपने तौर पर राइट दिए थे वो भी यूज़र्व कर लिए। कश्मीरियों के पास कोई हकूक़ बाकी नहीं है। जो कश्मीर की सूरत हाल ज़ाहिर है दुनिया भी देख रही है, और दुनिया मेरा ख्याल में कहीं और देख रही है। अभी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की तरफ उसकी नज़रें नहीं हैं। तो ज़ाहिर है हमें हाईलाइट तो करना, और ये जो कमेटी बनाई गई है वो उसमें लीगल और पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक हमारा रिएक्शन होगा वो ज़ाहिर इन्हीं पे बेस करेगा। ज़ाहिर है इसका कोई मिलिट्री रिएक्शन तो उस तरह से नहीं होगा, बहुत ही सब्र के साथ और अक्ल के साथ चलना। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वाइडर स्ट्राटा होता और 2-3 एक्सपर्ट्स भी होते, साबिक वज़ीर ख़ारजा हो सकते थे, रहीना रब्बानी खर हो सकती थी, और दूसरे जिनसे आप कम अज़ कम हाँ, लेकिन सब काम एक ही दिन में नहीं होता। जैसे जैसे सिचुएशन हो सकता है कि उसी हिसाब से उनको इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो स्पीच की वज़ीर आज़म के तौर पे, उन्होंने कहा कि जी अगर अब ख़तरा बढ़ गया है कि पुलवामा जैसा कोई और वाक़या भी हो सकता है, और अगर ये हो गया तो ज़ाहिर है भारत फिर हम पे धरेगा। नहीं कहना चाहिए, हाँ, ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन देखिए अब तो भारत के जो वहाँ पर जो सेन लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं ना कि अब तो एक नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए तो अब वहाँ ओपन हो गया ना, क्योंकि आपने जो कश्मीर की हालत बताई है, आप ये देखेंगे जहाँ दफ़ा 144 लगी है अमूमन ये होता है कि 4 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, यहाँ ये कहा गया 2 लोग भी इकट्ठे कहीं नज़र आ गए। दफ़ा 144 प्लस कहते हैं, ये दफ़ा 144 प्लस। तो खारदार तारे भी लगाई हुई हैं, कम्युनिकेशन शट डाउन है।
ज़ाहिर है मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर के हाईलाइट करना चाहिए ये चीज़। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमारे वज़ीर आज़म ने भी इशारा दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब मुझे नहीं पता, अगेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मसला वही होगा कि आप क्या चाह रहे हैं। बहुत ही नाजुक ट्रैपिंग्स हैं, इन पे बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। मतलब जज्बात में अगर आप जाएंगे तो आप फंस भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही बात है, अब क्योंकि ऑक्यूपाइड स्टेटस हो गया है तो ज़ाहिर है कश्मीरियों की अपनी जो उनकी स्ट्रगल है वो भी वहाँ बढ़ेगी। और इस बारे में हम ही नहीं, भारत के अंदर लोग इशारा, अपोजिशन जमातें इशारा कर रही हैं कि भाई आपने जो कुछ किया है। फिर उसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी, अच्छा इमरान खान साहब ने पूरा तफसील दी। उन्होंने कहा जब मैं इलेक्ट हुआ तो मैं जा कर के भारत को रीच आउट किया, जिस तरह मैंने ईरान को किया, जिस तरह मैंने अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर किया। उन्होंने कहा लेकिन भारत ने कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपके यहाँ जो है से मिलिटेंट जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो है वो सिचुएशन बदल गई है, अब नहीं हो रहा। लेकिन ज़ाहिर है भारत ने क्योंकि ना मानने की ठानी है तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमारा मौक़िफ़ है और आपको इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो बाकी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तकारीर की, उस बारे में बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, दोनों ने कम व बेश एक ही बात की। ज़ाहिर है मोदी हुकूमत को ललकारा भी और कहा कि ये गलत इक़दाम हुआ है, आलमी जो क़वानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक यूनिफाइड रिस्पांस देना होगा। उस हद तक तो इमरान खान साहब ने कहा बाद में कि जो है पार्लियामान की जो भी सिफारिशात हैं उनकी रोशनी में एक यूनिफाइड रिस्पांस बनाया जाएगा। मगर ये जो कमेटी आई है, ज़ाहिर है इसमें कोई अपोजिशन का बंदा नहीं था, तो उससे सब ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि ज़ाहिर है अपोजिशन की एक तकारीर हो गई, तो खान साहब जो करेंगे वो अपने तौर पर ही अच्छा करेंगे। अब हम थोड़ा सा इस्लामाबाद से बल्कि पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 दिन से ट्रंप साहब का कोई ट्वीट देखा है आप? नहीं, ट्वीट आया था लेकिन वो अमेरिका में जो अटैक्स हुए हैं, गन अटैक्स, उनके ऊपर कश्मीर पे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान पे तो ट्वीट नहीं आया। नहीं। अच्छा, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था कि अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक जो टिपिकल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजरल बयान जो होता है साइक्लो स्टाइल, वो ज़ाहिर दिया है कि अमेरिका जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे नज़र रखे हुए है। हमारी तवज्जो वहाँ के बारे में आईनी तब्दीलियों के ऐलान पे भी है, हमारी तवज्जो भारत के इस मौक़िफ़ पे भी है कि ये उसका अंदरूनी मामला है। बस फिर उन्होंने कहा है कि गिरफ़्तारियों और कशीदा सूरत हाल पे हमें तशवीश है, हम फ़रीक़ैन पे ज़ोर देंगे कि वो LOC पे अमन इस्तेहकाम ब्ला 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 जो होता है वो है। इसमें जो टीप की बात है वो ये है कि ये तो इन्होंने बता दिया अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कि भारत के इस मौक़िफ़ पे भी हमारी नज़र है कि ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो दूसरा फ़रीक़ है पाकिस्तान कि जिससे अभी 22 जुलाई को ज़बरदस्त पपियाँ जप्पियाँ और जो हैं वो सालिसी के गीत गाए गए थे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दफ्तर ख़ारजा के इस ब्रीफिंग में कोई ज़िक्र नहीं है। और आपने ये तस्दीक कर दी कि ट्रंप साहब का जो ट्वीट है वो भी खामोश है। हालांकि ट्रंप साहब ने उस मीटिंग में कहा था कि वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट इंडिया है ना, अफगानिस्तान ऑब्वियसली। तो अब मसला ये है कि वो ट्रंप की भी मुश्किल वही है कि अफ़गानिस्तान की गोट फंसी हुई है, तो वो ये भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो क्या होना चाहिए। ये भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वहाँ भी अब खुल के बात नहीं कर सकता। ट्रंप साहब की सालिसी की पेशकश के नतीजे में ही गालिबन मोदी हुकूमत ने पैनिक की हो के जो स्टेप 1 महीने बाद लेना होगा बकौल भारतीय ज़राए इब्लाग के वो जल्दी ले लिया।
तो अब शायद इसलिए एहतियातन हो सकता है ट्रंप साहब खुश हों, और या उनका वो मतलब ना हो आफ्टर ठास आई हो कि यार मैंने खामा खाई सालिसी की बात कर दी, ऐसा तो था ही नहीं, वरना ये रिफ्लेक्ट करता ना, या स्टेट डिपार्टमेंट के बयान में या कोई उनका ट्वीट आता, हालांकि वो बहुत शौकीन है। बाकी जो सलामती कौंसिल के अरकान हैं रूस और फ्रांस, वो अभी चुप हैं। बरतानिया का एक वही प्रोसीजरल जो 100 साल से बयान है कि दोनों फरीक जो हैं तहम्मुल से काम लें और जज्बाती ना हो, ये हैं वो, जैसा कि एक सेक्शन ऑफिसर बना देता है। जहाँ तक OIC का ताल्लुक़ है, तो OIC गली में बैठा हुआ वो बुज़ुर्ग है जिसे हर आता जाता सलाम करता है, इज़्ज़त बहुत है, लेकिन बाबा जी बैठे रहते हैं, वो बस दुआ दे देते हैं कि यार ठीक है जो हो रहा है। तो उस जो इतनी मौसर OIC है, उसका जद्दा में आज कोई कोर ग्रुप का सुना है, कोई एक मैं देख रहा था कि फिल्म कि कोई लाइब्रेरी है उसमें इजलास हो रहा है जिसमें हमारे शाह महमूद कुरैशी भाई जो हैं। अच्छा, मुझे इसलिए वो नहीं लगता, मैं अभी श्री मदारी को सुन रहा था जिन्होंने कहा कि OIC को जो है वो सैंक्शंस लगा देनी चाहिए, और वो OIC का मैंने अर्ज कर दिया आपसे। अच्छा, तो अब मसला तो OIC से पहले, अब कल जो खान साहब ने बात की मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, वो उनसे तुर्की वैसे भी बात लेकिन की। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब दिया वो ये कहा हम भी मॉनिटर कर रहे हैं। जाहिर है हर मुल्क यही जवाब देगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगेन मसला तो हमारा ये है कि अभी तक हम एक क्लियर कट जो है अपना रिस्पांस नहीं, टाइम लगेगा ना, अभी 1-2 दिन में तो नहीं होता ना, 1-2 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद अगर कोई कॉम्पिटेंट टीमें भेजते हैं, आप जो ममालिक मैटर करते हैं, जो तंजीमें मैटर करती हैं, उनके पास तब जाके आपकी सलाहियत जो कन्विंसिंग पावर है वो सामने आएगी, तब उसकी आजमाइश शुरू होगी ना। इसी तरह सऊदी अरब जो हैं उसके बयान का भी इंतज़ार है, लेकिन जो भारत में मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हैं, वाज़ेह रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात वही मुल्क है जिसने $3 बिलियन दिए हैं, पाकिस्तानी मदद की है आड़े वक्त में, और खान साहब उनके जो सदर हैं शेख अल नहयान साहब हिज़ाई ने उनको ड्राइव करके लाए थे। उनके जो सफ़ीर हैं डॉक्टर अहमदुल बन्ना, उन्होंने दिल्ली में ये बयान दिया है आज के आर्टिकल 370 के बारे में फ़ैसले से जम्मू व कश्मीर की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये जो रियासतों की जोग्राफियाई तश्कील नौ आज़ाद इंडिया की तारीख़ में कोई नया या गैर मामूली इक़दाम नहीं है, और ऐसे इक़दामात का मकसद इलाक़ाई महरूमियों और जो फ़र्क है, माशी फ़र्क, उसको कम करना होता है, और ये भारत का अंदरूनी मामला है। अल्लाह अल्लाह खैर। मतलब मुझे खुशी ये है कि मौक़िफ़ से भले आप इत्तफ़ाक़ ना करें, लेकिन UAE ने क्लियर कट मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भाई हमारी पोजीशन इस झगड़े में इस वक्त ये है, तो इसकी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल, दाद के साथ एक वक्फ़ा भी ले लें ताकि उसके बाद हम इसी खारजा पॉलिसी के हवाले से एक और बात कर सकें। वेलकम बैक। बात ये हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो तो कश्मीर को अपने अपने तौर पर डील कर रहे हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया किस तरह से जो ताज़ा तरीन क्राइसिस है उसे देख रही है। हमने पिछले सेगमेंट में अमेरिका का तस्करा किया, UAE का किया, और यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स का तस्करा किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुल्क है हमारे हिसाब से वो है चीन, और चीन का वही मौक़िफ़ सामने आया जो कि अमूमन होता है। आज चीनी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो ताज़ा सूरत हाल है हमें उस पर सख्त तशवीश है। हमारा ये मुसलसल मौक़िफ़ है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा मसला है, लिहाजा फ़रीक़ान को यकतरफ़ा तौर पर ऐसे इक़दामात से बाज़ रहना चाहिए जिससे जोग्राफियाई अमन ख़तरे में पड़ जाए। अच्छा, जो लद्दाख का इलाक़ा है, चीन का स्पेशल इंटरेस्ट उसमें है, इसलिए कि लद्दाख पे चीन का भी दावा है, हिस्टोरिकली और जोग्राफियाई दावा है। तो लद्दाख को जिस तरह से सेपरेट किया गया है नई स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो उस पर भी चीन ने जो है पहली दफ़ा इस तरह खुल के तशवीश का इजहार किया है। अल्फाज ये हैं कि भारत ने यकतरफ़ा तौर पे क़वानीन तब्दील करके चीन की जोग्राफियाई खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। भारत का ये इक़दाम नाकाबिल कबूल और गैर क़ानूनी है।
भारत ऐसे इक़दामात से बाज रहे जिनके ज़रिए चीन के साथ तयशुदा सरहदी समझौतों पे मुज़िर असरात पड़ें। ये दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज वन कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि 48 में जब 47 में जब कश्मीर में पाकिस्तान का कबायली एक्शन हुआ, फिर उसके बाद भारत का एक्शन हुआ, तो ये जिसका जहाँ तक ज़ोर चला उसने कब्ज़ा कर लिया। फिर ये हुआ कि चूँकि ब्रिटिश इंडिया के साथ चाइना का जो है सरहदी झगड़ा, वो विरासत में जो सक्सेसिव स्टेट थी इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की जगह उसको विरासत में मिला। तो मैकमोहन लाइन जो ड्रॉ की गई थी ब्रिटिश इंडिया और चाइना के दरमियान, वो भी जहेज़ में मिली भारत के। लेकिन ये ऐसा है, ये जो रियासत जम्मू कश्मीर से मिलता है, उस ज़माने में तो ये सारा इंडिया था, तो ये डिमार्केशन वाज़े नहीं थी। उसकी वजह से इंडिया और चाइना में जो है वो झगड़ा है कि किसका इलाका कहाँ तक है, और उसी की वजह से 1962 में चीन और भारत के दरमियान एक जंग हुई थी जिसमें भारत की पिटाई हुई थी ज़बरदस्त किस्म की। उसी ज़माने में एक साहब थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो थे पाकिस्तान के अयूब ख़ान के वज़ीर ख़ारजा। तो उनके होते हुए एक जो सरहदी हदबंदी जो थी पाकिस्तान, ये भी चूँकि ब्रिटिश इंडिया की सक्सेसर स्टेट थी, तो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक सरहदी हदबंदी का माहिदा हुआ, जिसके तहत तकरीबन 750 मुरब्बा मील इलाका, जो कि तारीख़ी तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर का इलाका था, वो सरहदी अरेंजमेंट में, हदबंदी के अरेंजमेंट में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और चाइना ने भी रेसिप्रोकल बेसिस पे बहुत सा इलाका पाकिस्तान को दे दिया। उस पर इंडिया चिल्ला रहा था कि भाई ये मुतनाज़ा, अच्छा उस वक्त इंडिया ये कह रहा था ये मुतनाज़ा इलाका है, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। जब शारा कराकोरम बन रही थी तब भी इंडिया कह रहा था ये मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन अब जाहिर है कि वो तो उसकी तो हैसियत वो ख़त्म हो गई है। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से लद्दाख पे चीन जो है वो ख़ासा तिल मिलाया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि चूँकि आप जंग तो नहीं कर सकते ना, फी ज़माना चढ़ दौड़ तो नहीं सकते, तो जाहिर है कि इकनॉमिक इंटरेस्ट, इलाकाई इंटरेस्ट, फिर ये है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन इसलिए नहीं चीन दिखा सकता कि दलाई लामा साहब जो हैं वो इंडिया में रहते हैं और तिब्बत की जिला वतन हुकूमत के भी सरबराह हैं। फिर ये है कि सुना है कि शिनजियांग का जो मसला है वो ख़ासा सेंसिटिव है चाइना के एतबार से, वहाँ की जो रिपोर्टें आती रहती हैं, तो इंडिया उसे भी कर सकता है। फिर चाइना का अपना इंटरेस्ट ये है कि जो रोड एंड बेल्ट का मंसूबा है वो किसी तरह अगर इंडिया उसमें ना भी आ सके तो कम से कम उसकी मुखालफत ना करे, एक्टिव किस्म की, थोड़ा सा एक न्यूट्रल पोस्चर रहे। फिर और उससे भी बड़ी बात यह है कि दुश्मनी सही, बॉर्डर पे मिल्कियत का दावा अपनी जगह सही, लेकिन भैया जो मईशत है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो ट्रेड है दोनों मुल्कों का, वो मैं कल भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि $70 बिलियन से कहीं ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर उसके बावजूद आप ये देखें कि अब तक जो सबसे खुल के पाकिस्तान की पोजीशन के करीब मौक़िफ़ आया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, सही बात, वो चाइना की तरफ से आया है। और ऐसे मौक़ों पे चाइना ने हमें कई दफ़ा रेस्क्यू किया। और दूसरा ये कि कम से कम हमें चाइना से ही सिफारतकारी सीख लेनी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा कि जो है ना, बजाय जज्बाती बयान देने का आपको एग्रेसिव सिफारतकारी दिखानी चाहिए, और लीगल जिस पे हम बात कर रहे हैं। नहीं, अगर हम ये सीख गए तो फिर हम में और चाइना में फ़र्क क्या रहेगा। हाँ, ये है। तो वैसे तो चाइना से हमें बहुत कुछ सीखने का शौक़ है। मसलन खान साहब ने, मुझे याद पड़ता है, कहा था कि मैं ये सीखना चाहता हूँ चाइना से कि उन्होंने 400 मिलियन लोगों को 30 साल में मिडिल क्लास में कैसे शामिल किया। तो भैया उन्होंने तो जागीरदारी भी ख़त्म की थी, और उसके बाद जो है वो बाकी जो स्टेट्स हैं स्टेट के, वो भी नए सिरे से बनाए थे, उसके बाद जाके ये उन्होंने किया था। तो चाइना से सीखने के बाद, लेकिन ये बात है कि सिफारतकारी चाइना और ईरान, बिल्कुल इनसे सीखने की ज़रूरत है। तो लेकिन उनकी हिस्ट्री भी है। इससे याद आया कि ईरान भी खामोश, खैर वो तो अंडरस्टूड है कि वो
क्या बयान देगा। हाँ। लेकिन वो अगेन हमारा जो मौक़िफ़ है वो जब तक क्लियर पूरी तरीके से नहीं जाएगा कि जनाब क्या है, क्लियर मौक़िफ़ में बड़ी टेक्निकल अड़चने हैं, समझा करें आप। तो फ़िलहाल आज इतना ही, हाँ कल का कल देखेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।